जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। हम आपको बता दिए हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सभी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो विद्युत द्विध्रुव हम आपको बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं होता है, दो आवेश ले लीजिए जिनका परिमाण समान हो, यानी एक अगर 10 कूलाम का हो तो दूसरा भी 10 कूलाम का ही होना चाहिए, दूसरा अगर 15 कूलाम का हो तो पहला भी 15 कूलाम का ही होना चाहिए। मतलब दो आवेश लेंगे जो कि परिमाण में समान होंगे, परिमाण में समान होंगे, एक 10 कूलाम तो दूसरा 10 कूलाम, अगर दूसरा 20 कूलाम तो पहला भी 20 कूलाम, ऐसे होना चाहिए। और दोनों प्रकृति में विपरीत होना चाहिए, यानी एक माइनस यानी एक ऋणात्मक आवेश होना चाहिए तो एक धनात्मक होना चाहिए। और इन दोनों को बहुत कम दूरी पे, बहुत अल्प दूरी पे रख दिया जाए तो ये एक निकाय बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं और हिंदी में विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं इसको, ठीक। तो इनको, इन दोनों आवेशों को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है। यहाँ पे दूरी ज़्यादा दिख रहा है लेकिन बहुत कम दूरी होता है इनके बीच, ठीक। तो ये बना दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसमें दो आवेश हैं, और आप जानते हैं कि आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। आप जानते हैं कि अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ उसका क्षेत्र होगा, और उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। मतलब इसका, इस आवेश का क्षेत्र होगा जहाँ तक इसका प्रभाव होगा, और जहाँ तक इसका प्रभाव होगा उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जितना आवेश के पास अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो उतना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आवेश से दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताए थे। तीव्रता, इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे उजाला है, कोई बल्ब जलता है, कोई बल्ब अगर जलता है तो उस बल्ब के जलने से अगर कोई एकदम मतलब बहुत डिम बल्ब जलता है, एक एकदम चमकदार जलता है, बहुत लगता है कि बहुत बड़ा सा, जो शादी ब्याह में आता है लाइट, वो देखे होंगे कि बहुत तेज जलता है। हमारे घर का लाइट जो है बहुत धीरा जलता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मतलब कि प्रकाश की तीव्रता है यहाँ पे, ठीक। तो प्रकाश की तीव्रता कहाँ पे ज़्यादा है, जो शादी वगैरह में आता है जो लाइट, उसका उजाला तेज रहता है, यानी उसकी ज्योति तीव्रता ज़्यादा है। और यहाँ पे हमारे घर वाले बल्ब का ज्योति तीव्रता कम है, यानी इंटेंसिटी कम है। वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि विद्युत क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा कहाँ है। विद्युत क्षेत्र हम आपको बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं है, किसी एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल है। किसी आवेश के द्वारा, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, उस आवेश के द्वारा एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर आवेश के नज़दीक कोई आवेश रखा जाए तो उस पर बल ज़्यादा लगेगा, जितने दूर जाते जाएंगे बल कम लगता जाएगा। तो बल कम मतलब विद्युत क्षेत्र कम, बल कम मतलब विद्युत क्षेत्र कम। यहाँ पे एक कूलाम रखेंगे तो क्या लगेगा, बल बहुत ज़्यादा लगेगा, और दूर थोड़ा कर देंगे थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक। कैसे कि हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई R², ये हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला, ठीक। उसके बाद हम इसी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाले थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हम निकाले थे। एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल तो हम यहाँ से निकाले थे Q/R²। ये कैसे निकाले थे आप जाकर के पिछला लेक्चर देख सकते हैं, कैसे हम ये फार्मूला निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक। तो जब कोई आवेश होता है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। जिस बिंदु पे हम चाहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत द्विध्रुव में भी देखा जाए तो दो आवेश है कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो इन दोनों आवेशों के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, और ये विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, ठीक। अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी।
इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा और इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। अब इन दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, तो यानी कि इस पूरे सिस्टम के, इस पूरे निकाय के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र है तो मतलब इसकी तीव्रता भी होगी। किसी भी बिंदु पे हम चाहें तो तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक, तो तीव्रता इसके चारों तरफ कैसे निकाली जाए? तो देखिए, हमको तीव्रता पूछा कैसे जा सकता है? तीव्रता पूछा कैसे जा सकता है? कभी पूछा जा सकता है कि ये दोनों आवेश जो हैं, ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, तो रखे हुए हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसी बिंदु पे अगर पूछा जाए, मान लीजिए ये बिंदु P है, तो इस बिंदु पे अगर पूछा जाए तो ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, यानी ये अक्ष है। इस विद्युत द्विध्रुव का ये अक्ष बोला जाता है, तो इस अक्ष के अनुदिश है, तो इसलिए बोलते हैं ये विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको चाहिए। देखिए, ये जो है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहले हम किसके कारण ज्ञात कर रहे थे? कोई आवेश था और इसके कारण विद्युत क्षेत्र था, और इसमें किसी बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। किसके कारण? तो आवेश के कारण ज्ञात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र भी है, बिंदु भी है, लेकिन यहाँ पे आवेश नहीं है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है। और विद्युत द्विध्रुव बना कैसे है? तो ये भी तो आवेश से ही बना है, समझ रहे हैं? तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये बोलेंगे कि अक्षीय स्थिति में है, क्योंकि इसके अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पे है, कि अक्ष पे किसी बिंदु पे है, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हो सकता है इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, अक्ष के एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बोला जाता है। इसको O से मान लीजिए हम दर्शा रहे हैं। तो इस अक्ष के लंबवत अगर किसी बिंदु पर पूछा जाए, यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाते हुए, ये मान लीजिए ए बिंदु है, तो इस बिंदु पे अगर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बोलेंगे ये निरक्षीय स्थिति में, अक्ष पर नहीं है, अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पे है, तो ये क्या है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कोई बोला ना हमको अक्षीय पे चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ना ही निरक्षीय में चाहिए, बोलेगा कि हमको किसी अट्रंडम बिंदु पे चाहिए, ऐसे ही अनर्गल किसी भी बिंदु पे चाहिए, तब क्या बोलेंगे? तब कहेंगे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई बिंदु है B, कोई बिंदु है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो उस बिंदु को पहले विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मिलाते हैं। इस केंद्र से जो कोण बनता है, बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमको। ठीक, इस विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्ष पर है अक्षीय स्थिति और अक्ष के लंबवत है, अक्ष के मध्य बिंदु के लंबवत है, तो क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति। अगर कोई कोण बनाते हुए है, मध्य बिंदु से कोई कोण बनाते हुए है, तो बोलेंगे कि थीटा कोण पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इसमें 3 केस बनते हैं। कोई यहाँ पे भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे भी ऐसे लेंगे और यहाँ से देखेंगे थीटा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हमको 3 केस बन रहा है। कौन कौन सा केस? पहला केस बन रहा है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, दूसरा निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा थीटा कोण पर झुके हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम सबसे पहले आज इस लेक्चर में बस पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में। क्या पढ़ेंगे? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आज ज्ञात करेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे? देखिए, हम पहले क्या करते हैं, एक अच्छा सा विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और उसके बाद अक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई प्लस आवेश है, एक आवेश लिए, और ये माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों परिमाण में समान है, क्यू क्यू, और ये अल्प दूरी पे रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2L है। 2L क्यों मानते हैं आज इस लेक्चर में आपको पता चलेगा। अगर 2L हम नहीं मानते तो आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इतना टफ हो जाता कि आप कर ही नहीं पाते, थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता। कर लेते लेकिन बहुत टाइम लगता, तो उतना कैलकुलेट नहीं करना पड़े हमको, इसलिए 2L हम मानते हैं। ये सेंटर पॉइंट है O है। तो हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी, पूरा दूरी 2L,
ये सेंटर पॉइंट मतलब अधवा ये है, अधवा ये है, मतलब कि 12/2 ये कितना हो जाएगा, 12/2 से ये हो जाएगा L और ये भी L हो जाएगा, L 2L। ठीक, तो ये L यहाँ पे आधी आधी दूरी हो गई। अब हम कहते हैं कि इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है। अक्षीय स्थिति में अक्ष पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं अक्ष पे यहाँ पे कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है। अब इस P बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कोई आवेश था, बिंदु आवेश, इसके कारण r दूरी पे किसी A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, वैसे ही हमको अक्ष पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम यहाँ पे बना लिए P बिंदु। हम मान लेते हैं कि इस P बिंदु की सेंटर से, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इसकी दूरी जो है कितना है, r मान लेते हैं, r। ठीक, ये r मान लिए, समझ में आ रहा है, r मान लिए। अब हम कहते हैं कि देखिए, अब हम आपको बताए हैं कि प्लस अगर आवेश हो, आवेश की प्रकृति अगर पॉजिटिव हो और अगर आवेश निगेटिव हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में बताए थे कि अगर कोई प्लस आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है, आवेश से दूर। और अगर कोई माइनस आवेश है यानी ऋणात्मक आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ होती है, यानी अंदर की तरफ होती है। ठीक, तो अगर प्लस है तो दूर और माइनस है तो अंदर। ठीक, तो यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी याद रख सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं पहले भी, यहाँ पे याद रखना जरूरी है। तो अगर हम इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण किधर होगा, बाहर की तरफ, Q से दूर इधर। ठीक, तो ये हो गया, मान लेते हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, मान लेते हैं। हमको नहीं पता, E1 मान ली। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, तो प्लस Q के कारण। अब माइनस Q के कारण आवेश की तरफ होता है, तो इस P बिंदु पर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, आवेश की तरफ होगी, यानी इधर होगा। किसके कारण, इस माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेते हैं E2 है, E2 है। ठीक, समझ में आ गया, E2 है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, जो जो हम माने हैं उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। माना, क्या माने हैं कि E2 जो है, E2 माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये है हमारा। दूसरा हम क्या माने हैं, तथा E1 क्या है, तो E1 जो है, E1 क्या है बाबू, देखिए E1 किसके कारण था, तो प्लस Q के कारण दूर की तरफ E1 था, तो प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, तो यहाँ से हम ये लिख लिए। अब आप चाहें तो मान सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्विध्रुव से जो P बिंदु है उसकी दूरी r है, और यहाँ पे द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है 2L है। ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। हम माना है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगर हमको लंबा खींचना हो तो हम ये सब लिखेंगे, लेकिन अगर नहीं लंबा खींचना तो बस यही दो काफ़ी है। उसके बाद आप फिगर में जितना मान रहे हैं वो दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलिए, देखिए हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर है, E1 इधर है। कोई अगर हमको इधर 10 न्यूटन के बल से खींचे, कोई इधर 5 न्यूटन के बल से खींचे, हम किधर जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। काहे से कि इधर वाला बल ज़्यादा है, इधर वाला बल ज़्यादा है, तो हमारे जाने की दिशा है इधर होगी। और कितने बल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन, तो इस 10 में का 5 तो है कैंसिल कर दे रहा है, इधर वाला 5 कैंसिल कर दे रहा, तो 5 बचा। 5 न्यूटन के बल से हम इधर धकेलाएंगे, समझ रहे हैं, इधर मतलब हम धक्का दिए जाएंगे। काहे कि हमारे ऊपर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक 10 न्यूटन इधर, एक 5 न्यूटन इधर। 5 न्यूटन इधर के 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन घटा दे रहा है, और 5 न्यूटन हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे E2 और E1, इसमें देखिए बड़ा कौन है, पहले देखिए बड़ा कौन है, तो देखिए दोनों आवेशों का परिमाण समान है। अगर ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम ही होगा,
दोनों आवेशों का परिमाण समान है, यानी जिससे दूरी न्यूनतम होगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। हमारे फार्मूले में क्या था, हमारा फार्मूला क्या था, हम फार्मूला लिखे थे E बराबर 1/4πε0 और Q बटा में R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, तो ये दूरी है। यहाँ पे 1/4π कांस्टेंट होता है और Q हम कांस्टेंट यहाँ पे Q कर दिए हैं कि Q हमारा आवेश 10 कूलाम है, 20 कूलाम है, कुछ भी है लेकिन कांस्टेंट आवेश है। तो अब जब सब कांस्टेंट हो गया तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि दूरी जो है, जितना दूरी बढ़ेगा उतना विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो दूरी देखिए, -Q से इसकी दूरी जो है कम है और +Q से इसकी दूरी क्या है, ज़्यादा है। P की दूरी +Q से ज़्यादा है, -Q आवेश से कम है। तो -Q का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा होगा, +Q का प्रभाव यहाँ पे कम होगा। काहे से कि दूरी ज़्यादा है। प्रभाव का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी, काहे से कि दूरी कम है। +Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कम होगी, क्योंकि दूरी ज़्यादा है यहाँ से। समझ में आया। तो बड़ा कौन होगा, यहाँ पे बड़ा होगा E2 ग्रेटर देन E1। कैसे हम पता किए, हम अपना कॉन्सेप्ट लगाए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जितना दूरी कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही ज़्यादा। -Q से दूरी जो है इसका कम है, इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो है ज़्यादा होगी, और +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो है कम होगी। काहे से कि दूरी ज़्यादा है, बस इतना ही के कारण। चलिए अब हम समझते हैं अब क्या होगा। अब इस बिंदु पे कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अगर पूछ दिया जाए कुल विद्युत क्षेत्र, जैसे हमारे ऊपर लगने वाला कुल बल कितना है, इधर 10 न्यूटन लग रहा था, इधर 5 न्यूटन, कुल बल कितना है, हमारे ऊपर कितने बल का प्रभाव पड़ रहा था, तो 5 न्यूटन। कहा 10 में से 5 को घटा दिए ना, 10 में से 5 को घटा दिए, अपोजिट वाले को घटा दिए, 5 मिल गया हमको। हमारे ऊपर कुल बल जो लग रहा था 5 लग रहा था। ऐसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर E2 है, इधर E1 है। अब हमको अगर निकालना हो कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे, तो E2 - E1, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। जैसे हमारे ऊपर जो बल लग रहा था इधर 10 न्यूटन और इधर 5 न्यूटन, तो इधर छोटे वाले को घटाए बड़े वाले में से। वैसे यहाँ पे E2 जो है बड़ा है E1 से, तो E2 - E1 कर देंगे, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली नहीं है, अभी हम फॉर्मेट बनाए हैं। अब हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस E2 का मान निकालिए, E1 का मान निकालिए और रख करके सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद आपका जो फार्मूला है आ जाएगा कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो अब यहाँ पे हम E2 का मान निकालते हैं। E2 का मान कितना होगा बाबू, E2 का मान देखो तो, E2 का मान यहाँ से E2 का मान हम निकालते हैं तो 1/4π, चूँकि आप जानते हैं कि E बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। Q आवेश है, R दूरी है, ठीक। वहाँ से हम लिख रहे हैं E2 बराबर 1/4πε0। यहाँ पे आवेश कितना है, तो दोनों आवेश Q है, यहाँ पे हम चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं, तो Q आवेश है। और बटा में दूरी, देखो किसके कारण निकाल रहे हैं, E2 जो है -Q के कारण निकाल रहे हैं, तो -Q से P की दूरी कितनी है, -Q से P की दूरी कितनी है हमको पता करना है। अभी हमको मालूम ही नहीं है -Q से P की दूरी कितनी है, नहीं मालूम है। हमको मालूम है O से P की दूरी, और क्या मालूम है हमको, यहाँ से और कुछ नहीं मालूम है, O से P की दूरी मालूम है, और यहाँ से हमको -Q से O की दूरी मालूम है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम अगर कहें कि ये कुल दूरी R है, हमको इतना ही चाहिए ना, तो इतना ही दूरी तो क्या है, L है, -Q से और O की दूरी L है, तो यानी L को हम हटा दें, L को मिटा दें, तो क्या बचेगा, बस ये बीच की दूरी -Q से P की दूरी बचेगी। लेकिन हम मिटाएंगे तो नहीं, मिटाने का मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये क्या बचेगा, तो R में से, पूरे R में से L को घटाना, L को मिटाना है, तो R - L हो जाएगा। ये दूरी कितना हो जाएगा, -Q से P की दूरी R - L हो जाएगा।
काहे कैसे कि पूरा दूरी r है, पूरा दूरी r है, o से p तक की दूरी r है, o से p तक की दूरी में से अगर l को हम बस हटा दें तो हमारा दूरी निकल जाएगा -q से p की दूरी। तो -q से p की दूरी कितने हो गई, r माइनस l। हम यहाँ से दूरी रख दी r माइनस l, और दूरी का स्क्वायर होता है q बाई r स्क्वायर होता है, तो दूरी का स्क्वायर हमको यहाँ से पहला फार्मूला, हमको पहला E2 मिल गया, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। दूसरा E2 निकल गया, हमको अब E1 चाहिए, कैसे कि दोनों का मान बस रखना है। E1 किसके कारण है, तो E1 Q से बाहर की तरफ कौन है, E1 ही है, तो मतलब प्लस Q के कारण क्या है, E1 है, तो प्लस Q के कारण E1 है। हम पहले लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस ये जो प्लस Q है ये कितना है, तो Q आवेश है, हमको पहले से मालूम है, ठीक। आवेश कितना है, तो Q है, प्लस नहीं लेते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी आवेश की प्रकृति इसमें विद्युत क्षेत्र निकालते समय नहीं ली जाती। इसके बाद हम देखें कि प्लस Q से P की दूरी कितनी है, तो प्लस Q से P की दूरी हमको ज्ञात करनी है। यहाँ से प्लस Q से P की दूरी हमको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस Q से P की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको मालूम है O से P तक की दूरी R है, और प्लस Q से O तक की दूरी, प्लस Q से O तक की दूरी L है, यानी R और इसमें अगर L जोड़ दें और तो P से प्लस Q तक की दूरी मालूम चल जाएगी, यानी R प्लस L कितना हो गया, R और ये प्लस L, R P से O तक की दूरी और O से प्लस Q तक की दूरी L, तो R प्लस L प्लस Q से P तक की दूरी होगी। हम यहाँ से दूरी यहाँ से निकाल लिए, तो R प्लस L, और R प्लस L दूरी है, दूरी का वर्ग होता है हमारे फार्मूले में। यहाँ से हम E1 भी निकाल लिए, ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख दीजिए, बस आ गया आपका जो सूत्र है वो आ जाएगा। बस बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे जो आसान डेरिवेशन है और कोई नहीं है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ से E बराबर हो गया, E2 का मान रखिए, E2 का मान कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारा पहला E2 का मान आया है। E1 का मान कितना आया है, E1 का मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा E1 का मान आया। आप चाहें तो कोष्टक लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस सॉल्व कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। E बराबर हो गया, यहाँ से Q भी कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई भी कॉमन ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कॉमन। दोनों में सेम क्या है, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q दोनों में समान है, कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, कॉमन लेने का मतलब जो कॉमन लिए हैं उससे भाग दे दीजिए, इससे भाग दे देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कट जाएगा, 1 बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। जो कॉमन ले लिया वो बाहर निकल गया, जो बचा है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, खत्म। माइनस उसके बाद क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन ले लिए हैं, अब बचा क्या, तो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा बचा हुआ है, इस कोष्टक में बचा हुआ है हमारा। चलिए अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करते हैं। E बराबर हमारा क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q से गुणा करेंगे, 1 में कितना आएगा Q, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, समझ रहे हैं। और उसके बाद 1/R माइनस L, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा, एलसीएम का मतलब क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर गुणे R प्लस L का होल स्क्वायर। किसी का भी एलसीएम लेते हैं, गुणा करते हैं, गुणा कर दिए। लेकिन ऊपर क्या करते हैं, ऊपर कैसे लिखते हैं, तो हर से एलसीएम में भाग देते हैं, जितना आता है उससे अंश में गुणा कर देते हैं। हर से एलसीएम में भाग देंगे, जितना बचेगा उससे अंश में गुणा करके लिख देंगे। हर से एलसीएम में भाग दीजिए, भाग देंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर।
बीच में क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है। अब हर से फिर से भाग दीजिए एलसीएम में, हर से भाग देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास अभी तक बचा है। ठीक, अभी तक यही हमारे पास बचा है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है हल्का हल्का। देखिए क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन 0, उसके बाद क्या बचा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको प्रसार कर सकते हैं आप अभी, कैसे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। कौन सा फार्मूला है बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये तो आप क्लास 9, 6 और हाई स्कूल में पढ़ते ही होंगे, बहुत छोटे क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हैं। माइनस माइनस इसमें ये क्या बचा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ये कौन सा फार्मूला है, तो आर माइनस यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। बटा में इसको क्या लिखें, बटा में क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, यही होता है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक कोष्टक में ए आर माइनस एल है, एक कोष्टक में आर प्लस एल, लेकिन दोनों का स्क्वायर है। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए। जब एक तरफ स्क्वायर किए तो इसका मतलब इधर भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा, स्क्वायर कर दिए। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। आप जानते हैं कि मैथ को अगर बैलेंस रखना है तो एक तरफ अगर गुणा करेंगे दूसरी तरफ भी उतना ही से गुणा करेंगे, एक तरफ कोई घटाएंगे दूसरी तरफ भी उतना ही घटाएंगे, बराबर ही रहेगा। एक तरफ अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर कीजिए, रूट कर रहे हैं तो रूट कीजिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ऐसे ही इधर अगर स्क्वायर किए तो इधर स्क्वायर कर दिए। अब इस टाइप का ये हमको अब दिखने लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, तो यहाँ पे आर है, तो आर स्क्वायर माइनस बी क्या है यहाँ पे, तो बी एल है, बी का स्क्वायर और होल स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आप ये फार्मूला आप चाहें तो साइड में नोट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन 0, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, उसके बाद माइनस में आर स्क्वायर प्लस एल, आर स्क्वायर और माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस एल स्क्वायर और फिर माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2RL। यहाँ से आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए बटा में क्या चल रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे हम भी लिख दिए हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर माइनस में है और ये आर स्क्वायर प्लस में, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा खत्म, कुछ नहीं बचेगा, 0। एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जाएगा खत्म, कुछ नहीं बचेगा, 0। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन 0 और यहाँ पे 2RL कितना हो गया, 4RL और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कितना छोटा समीकरण हो गया, इतना बड़ा से इतना छोटा कर दिए फिर से। अब इसको आप एक बार और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। Q बाई 4 पाई अब ख़त्म ही होने वाला है एप्साइलन 0 और इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2L इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2L इंटू आर। 2 से 2 में गुणा होगा, 2 दूना 4 और L R से RL हो जाएगा या LR हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, इसका होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों लिखे हैं। इस 4 को 2 गुणे 2 में तोड़ दिए हैं और 1 2 को L के साथ लिख दिए हैं। आप जानते हैं Q गुणे 2L क्या होता है, आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2L, यही ना होता है, Q गुणे 2L। अब यहाँ पे Q गुणे 2L, Q और गुणे 2L क्या हो गया, P हो गया। तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा अभी चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं।
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे 2 को पीछे कर दीजिए, 2 को R के साथ भी कर सकते हैं आप, तो 2 से R में गुणा होगा तो 2R हो जाएगा, लेकिन पहले हमको लिखना है गुणे 2L गुणे 2R और बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पहले से चल रहा है, देखिए 2 से R में गुणा किए 2R हो गया और 2L पहले लिख दिए। Q इंटू 2L क्या होता है, तो P होता है, E बराबर हो गया P इंटू 2R बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी अभी समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मान सकते हैं L जो है नगण्य है। कैसे नगण्य है, देखिए ये P जो है विद्युत द्विध्रुव से दूर है, मतलब कि दूर है, कुछ दूर पे है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इतना है, लगभग इतना है। लेकिन ये जो 2L है अभी हम बता रहे हैं, तभी से बता रहे हैं, जब से हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ा रहे हैं तब से बता रहे हैं, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत कम दूरी पे ये दोनों आवेश रखे हुए हैं। यानी L जो है और छोटा होगा, जो 2L है बहुत छोटा है अपने आप में, और 2L का भी आधा कर दिए तो मतलब बहुत छोटा हो गया, आधा हो गया। तो L को हम नगण्य मान सकते हैं, चूंकि R की तुलना में जो है, R की तुलना में L बहुत बहुत छोटा है, R की तुलना में L बहुत बहुत छोटा है, इसलिए जो R स्क्वायर की तुलना में जो है L और छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। क्यों, देखिए अगर बड़े संख्या का स्क्वायर करेंगे बड़ा आएगा, पॉइंट वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट और ही बढ़ता जाएगा, पॉइंट और ही बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए 0.5 क्या है, 0.5 आधा है, आधा है ना, आधा होता है, और इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 × 5 = 25, यानी 0.25। ये क्या बच गया, ये आधा था, अब ये 1/4 हो गया। पहले ये 1/2 था, अब ये 1/4 हो गया स्क्वायर करने पे। तो पॉइंट, जिस पॉइंट के पहले अगर जिस संख्या में 0 होगा उसका स्क्वायर करते हैं घटते जाता है। तो ये जो दूरी है बहुत कम होता है, लगभग पॉइंट में ही होता है, जैसे स्क्वायर करेंगे और ही घट जाएगा, मतलब इसको नगण्य छोड़ सकते हैं, बहुत कम है ये, तो छोड़ सकते हैं। और R जो है थोड़ा सा दूर है, 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इसका कुछ मान आएगा, तो इसकी तुलना में ये जो L है बहुत छोटा है, नगण्य है, तो इसलिए L नगण्य है। क्या लिखेंगे, L नगण्य है, सॉरी नगण्य है। अब ये नगण्य है मतलब छोड़ने लायक है, नेग्लेजिबल है, अब छोड़ सकते हैं इसको, तो E बराबर लिख सकते हैं P इंटू 2R और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर, इसका पहले से होल स्क्वायर था, और माइनस L स्क्वायर छोड़ दिए तो इसका क्या हो गया, अब इसका ही होल स्क्वायर हो गया। L स्क्वायर को छोड़ दिए, नगण्य मान लिए, छोड़ दिए। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं आप, P इंटू 2R बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणे R का पावर 4 हो गया। R का पावर 1 है यहाँ पे और R का पावर 4, तो ये R का पावर 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए हल्का सा। E बराबर हो गया, इसको 1/4 पाई फिर से कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P 2P और बाई R³ हो गया। 2P कैसे, तो ये R से R³ R का पावर 4 खत्म हो गया था, तो R पहले से खत्म है, 2 को P से गुणा कर दीजिए 2P, और बटा में क्या बचा है, R का पावर 4 कटा था तो R का पावर 3 आया था, R³। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है, E बराबर निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद 2P बटा में R³। ये हमारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। इस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक, R क्या है, तो इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से और इस P की दूरी, और कुछ नहीं। सॉरी, यहाँ पे R स्क्वायर नहीं, R³ ना, देखिए यहाँ पे Q हमारा बचा था, R³ हो गया, तो यहाँ पे R³,
सॉरी, देखिए हम फार्मूला कैसे निकाले, तो पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव लिए, अक्ष पे कोई बिंदु हम मान लिए P मान लिए, हम मान लिए कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इस P बिंदु की दूरी r है और विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी जो है 2l है। हम क्यों 2l माने, देखिए यहाँ पे अगर 2l नहीं माने होते तो यहाँ पे दूरी को आधा करना पड़ा, यानी l/2। अब l/2 हर जगह ही रखते तो उसका स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे l/2 r माइनस l/2 रखते, उसका स्क्वायर r प्लस l/2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी r प्लस l/2 का स्क्वायर, मतलब l/2 हो जाता तो बहुत टफ हो जाता, तो टफ हो जाता कैलकुलेशन, इसलिए हम यहाँ पे 2l माने हैं। अब यहाँ पे 2l माने हैं, यहाँ पे r दूरी मान लिए, l मान लिए, आधा आधा दूरी। उसके बाद हम जानते हैं कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और माइनस क्यू के कारण आवेश की तरफ होती है। प्लस क्यू के कारण आवेश से दूर होती है और माइनस क्यू के कारण आवेश की तरफ। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ E1 मान लिए और माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ E2। E2 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू से P की दूरी कम है, दूरी कम यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, दूरी कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, और E1 कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, E1 कम हो जाएगी। तो कुल हमारा विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E टोटल जो आएगा E2 माइनस E1 आएगा, ये हम पता कर लिए। हम E2 और E1 का मान निकाले और रख दिए समीकरण में, सॉल्व किए, इसको एलसीएम वगैरह लिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि Q इंटू 2L P होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के जगह पे हम क्या रख दिए, यहाँ पे P रख दिए। Q इंटू 2L के जगह पे देखिए Q गुणे 2L के जगह पे P रख दिए हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या किए, सॉल्व करते गए, फिर हम देखें कि L जो है, जो आवेशों के बीच की दूरी जो है, ये क्या होती है, बहुत कम होती है, नगण्य होती है। अब नगण्य है, यहाँ पे L स्क्वायर है, यानी और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं। बहुत छोटा होता है, ऑलरेडी ये दूरी बहुत छोटा होता है, स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, स्क्वायर करने से और छोटा हो गया, मतलब कि इसको हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं। R की तुलना में ये नगण्य है, छोड़ सकते हैं, इसको कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। अब हम कहें कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ है, प्लस कितना है, 100 करोड़ है और प्लस 10 रुपया है। हम 10 रुपया ले लेंगे, कोनो दिक्कत आएगा, नहीं आएगा। अब मतलब अलग बात है कि आप नहीं देंगे, लेकिन समझने के लिए देखिए, अगर 100 करोड़ आपके पास है और 10 रुपये कोई चुरा लिया, तो आप क्या उससे लड़ने जाएंगे, नहीं ना। तो वही इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये R जो है बहुत बड़ा है L की तुलना में, तो L को छोड़ सकते हैं, L को छोड़ दिए, उसके बाद काट पीट करके और उसके बाद लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r3, यहीं से लिखे, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r3। कहाँ के लिए होता है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला हम निकाले हैं, ठीक। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और इसका डेरिवेशन आप 2-4 बार अपने मन से कीजिएगा। एक बार नहीं आएगा, दूसरे बार नहीं आएगा, तीसरे बार आएगा, मतलब हर बार ट्राई करते जाइए, जरूर आएगा ये, ठीक। अगर आप समझे होंगे तो आप बिना देखे पहली बार में ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं, बस एलसीएम लेना है और जो जो फार्मूला लगाए हैं वो लगाना है, हो गया हमारा जो कैलकुलेशन है, हो गया। लास्ट में आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई 2p/r3, ठीक। ये हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। अब अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया होगा। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो थीटा कोण पर झुके हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लेंगे, और नहीं तो फिर अगला लेक्चर देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।